रहे हैं फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद्युत में, जिसमें आज हम सभी लोग बिहार की इंटर परीक्षा जो 2025 के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका आज लेक्चर नंबर है 20। आज 20वां लेक्चर है, जिसमें अभी तक हम लोग बहुत सारी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल कैलकुलेशन वाले टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। इसके आगे हमें यंत्रों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आज हम लोग यंत्र पढ़ेंगे कौन सा, तो मीटर सेतु के बारे में पढ़ेंगे, जिसे मीटर ब्रिज के भी नाम से जाना जाता है। मीटर ब्रिज के भी नाम से जाना जाता है, मीटर सेतु के भी नाम से जाना जाता है। मैंने कल इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि यह व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। व्हीट स्टोन सेतु क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बहुत विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा की थी। एक एक बात को मैंने समझाया था कि व्हीट स्टोन सर ने किस पर्पज से, किस उद्देश्य से उस यंत्र को बनाया था। ठीक है, उसी पर आधारित ये यंत्र है मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। तो प्यारे बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु से संबंधित जो चीजें वहां पर पढ़ी थी कि प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज में लगे किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज हमने सीखी थी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का, अभिनंदन, नमस्तुभ्यम, जय श्री राम, राधे राधे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं सभी का क्लास में। मेरे शेर और सिरनिया, मेरे टीपू सुल्तान, मेरी बच्चा पार्टी, जो नाम चाहो वो ले लो, वो सभी हमारे साथ क्लास में जुड़ चुके हैं और जल्द से जल्द क्लास में वो बच्चे भी जुड़ जाएं जो अभी बाहर बैठे हुए हैं या फिर कहीं पर शाम को कुंज गलियों में टहलने के लिए गए हुए हैं। उन्हें बता दीजिए कि ना कोई सिकवा होगी, ना कोई बहाना होगा और आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम के 6:30 बजे जरूर जरूर आना होगा। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चले प्यारे बच्चों, सर वन शॉट, जी हाँ वन शॉट लेंगे, यूट्यूब पर लेंगे आपकी क्लास, लेकिन अब चैप्टर कंप्लीट होने वाला है 2 दिन, इसके बाद 2 दिन लगभग क्लास और चलेगी। इसके बाद हम वन शॉट भी लेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपके सॉल्व करेंगे, वो हम लोग लिखेंगे। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। आप लोग कैसे हैं वो जल्दी से लिखिए और हम क्लास को शुरू करें। सर दिल से आई लव यू, दिल से आप सभी को भी आई लव यू भाई। चले, कोई दिक्कत किसी को? यहां तक जिन बच्चों को बैकलॉग लगा है, अर्थात नए स्टूडेंट है, एडमिशन ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं, वो लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स को छुट्टियों के समय में या कभी वो क्लास नहीं चलती है तो ऐसे समयों पे पिछले वीडियो लेक्चर्स को कवर करने की कोशिश करें। हर एक दिन 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लेने का जल्दी से प्रयास करें ताकि आपके वो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए, तभी आपको यहां पर सीखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, चलते प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा समय नहीं लेना है, ज्यादा समय नहीं लेना है, कम समय में अधिक चीजें सीखनी है। तो हम लोगों को मीटर सेतु के बारे में पढ़ना है। तो मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था कि मीटर ब्रिज जो है वो व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। जोर से बोलिए भाई, व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है, व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित है, जिसे व्हीट स्टोन सर ने 1853 ईस्वी में बनाया था। और ये कहां के रहने वाले थे तो आप सभी जानते हैं, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। हालांकि आपको इनकी जीवनी नहीं पढ़नी है, वो तो याद रखने का एक तरीका है, बता दे रहे हैं। बाकी कोई ये नहीं कि सर इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने कब आविष्कार किया था, ये सब नहीं पूछता है। ठीक है, अच्छा, तो व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित यह मीटर सेतु एक यंत्र होता है। क्या है? तो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कल इससे संबंधित बच्चों हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था, याद करें, किरचॉफ का नियम लेकर के। अरे भाई, तुम्ही से बात कर रहा हूं, तो स्क्रीन पर बड़े नर्वस होकर के बैठे हो कि मुझे कल का टॉपिक समझ में नहीं आया था, दोबारा देख लेना। नहीं, अब आप लोग ये पढ़ाई पे जो ध्यान है ना वो भटका रहे हो आप लोग। तीसरा चैप्टर चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से अभी तक सारी क्लासेस हुई हैं और आगे आने वाले चैप्टर में चुनौतियां और भर भर के आने वाली हैं। वहां पर डेरिवेशंस और कठिन होने वाले हैं। वहां पर बायोसेवर्ट लॉ पढ़ना है, एम्पियर लॉ पढ़ना है, बायोसेवर्ट का नियम और एम्पियर का नियम पढ़ना है। इनके एप्लीकेशंस अर्थात इनके अनुप्रयोग जब पढ़ेंगे ना तो वो ज्यादा कठिन है, वो पढ़ने में आप लोगों को और दिक्कत आ सकती है। इसलिए कह रहे हैं आदत डाल लो, आदत डाल लो चुनौतियों का सामना करने के लिए। क्या आप सरल चीजें पढ़ने यहां आए हो? आपका जवाब होगा नहीं सर। क्या आप केवल यहां मौज मस्ती करने आए हो? आपका जवाब होगा नहीं सर। क्या यहां पर माता पिता का पैसा बर्बाद करने के लिए आए हो? आपका जवाब होगा नहीं सर। तो करने क्या आए हो? अरे पढ़ने आए हो। जो चीज सीखने में थोड़ी सी कठिन है उस पर प्रैक्टिस करना है, उस पर क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, लेकिन वो चीज सीखनी जरूर है, इस बात को याद रखें। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ओके, देखो, तो व्हीट स्टोन से तो 1853 में व्हीट स्टोन सर ने बनाया था और इसका हम लोगों ने प्रिंसिपल प्रूफ किया था, P/Q=R/S। जहां पर क्या था? जहां पर P, Q और R ये ज्ञात प्रतिरोध थे, जबकि S अज्ञात प्रतिरोध था। तो यहां से S अज्ञात प्रतिरोध का अगर हम मान निकालें, है ना, अज्ञात प्रतिरोध का, ये कल का लेक्चर था, थोड़ा सा बात कर रहे हैं रिवीजन के लिए हम लोग। अगर बात करें अज्ञात प्रतिरोध S का मान निकालना चाहे इस सिद्धांत से, तो S को इधर भेज दीजिए।
क्यू इधर जाएगा, पी इसके अपान में आ जाएगा, क्यू आर अपान में पी, ये हो जाएगा। ये इसका बच्चों हो जाएगा डेरिवेशन, मतलब ये इसका हो जाएगा मान, अज्ञात प्रतिरोध का मान। ये इससे हम लोग निकाले, बहुत आसान था, बहुत अच्छे तरीके से किरचॉफ का 2-3 नियम लागू करके हम लोगों ने ये चीज सीखी थी। यस और नो, है ना? ओके, क्लियर। तो यहां पर मैक्सिमम बच्चे यही कमेंट कर रहे हैं, पी अपान में क्यू बराबर आर अपान में एस। कुछ बच्चे ये वाले फार्मूले को कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप एक्टिव हो, कल के लेक्चर को देखे हो और अपना नोट साथ में रख करके सीख रहे हो कि हाँ सर ऐसा हम लोगों ने कल सीखा था। तो इन्हीं चीजों को अप्लाई करना है। और मीटर से तो एक प्रकार का यंत्र है। कैसा है यंत्र सर बताइए? तो वही तो आज जानने आए हैं, काम कैसे करता है ये पी अपान में क्यू बराबर आर अपान में एस, काम कैसे करता है। व्हीटस्टोन सर ने जो प्रिंसिपल दिया वो काम कैसे करता है उसको सब समझाइए। आइए बच्चों, तो बिना देरी किए आप सभी के सामने स्क्रीन पर हम व्हीटस्टोन सेतु को दिखा भी देते हैं, ये मीटर ब्रिज को दिखा देते हैं। ये है मीटर सेतु, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, यही है वो मीटर सेतु का चित्र, यही है वो मीटर सेतु यंत्र जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ध्यान से देखिए। अब आपको प्रैक्टिकल रूम में, अगर आपके स्कूल में, अब यहां से तो हम फिजिकली आपको दिखा नहीं सकते, है ना, फिलहाल कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रैक्टिकल लेकर के आए, है ना, और वो चीज मैं आपके मतलब सारे प्रैक्टिकल के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं मैं लेकर के आऊं और आप सभी को लाइव करके वो दिखाऊं, है ना। वो चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं, भले आप लोग मोबाइल स्क्रीन पे देखोगे, करके नहीं देखोगे, लेकिन फिर भी सीख तो जाओगे कुछ ना कुछ, तो वो चीजें करेंगे। फिलहाल ये देखो, ये मीटर बोर्ड बोला जाता है, इसे प्रतिरोध बॉक्स बोला जाता है। ये है गैल्वेनोमीटर बच्चों, देखो यहां पर जी बना हुआ है, मतलब ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? धारा मापी जिसे बोलते हैं, ये धारा के उपस्थित होने को बताता है। ये एक कुंजी टाइप लगा हुआ है, इसके बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध लगा हुआ है, अज्ञात प्रतिरोध लगा हुआ है। और यहां पर बच्चों ये है कुंजी, इसे क्या बोलते हैं? कुंजी बोलते हैं, बटन, लेकिन ये अलग प्रकार की बटन है, इसे प्रायोगिक कुंजी बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ जो स्विच लगे हुए चुटर पुटर वाले, वो बटन अलग है, ये भी वही काम करती है। यहां से ये जो ब्लैक कलर की खूंटी दिख रही है, इसको हम ऐसे उठा लेते हैं, इसको हटा लिया जाता है। जब हटा लिया जाता है तो कुंजी ऑफ हो जाती है। जैसे इसको इसमें रख देते हैं तो ये दोनों के बीच में जो कुंजी रखी जाती है, जैसे वैसे जुड़ जाती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। ये है प्यारे बच्चों सेल, ठीक है। ये है लैक्लांसे सेल जो यहां पर रखा हुआ है, ये इस प्रकार से जो बना हुआ आपको दिख रहा है, ये कौन सा सेल है? तो लैक्लांसे सेल है, ठीक है, लैक्लांसे सेल। सर ये कैसा सेल है? ये कैसा सेल है? तो प्राथमिक सेल है लैक्लांसे सेल, प्राथमिक सेल होता है, बताया था मैंने, लैक्लांसे सेल प्राथमिक सेल है। सर यहाँ लैक्लांसे सेल ही क्यों प्रयोग किया जा रहा है और कोई सेल क्यों नहीं? क्योंकि ये परिपथ में धारा को धीरे धीरे प्रवाहित करता है, परिपथ को, और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है ना वो बहुत कम होता है, इसलिए इस लैक्लांसे सेल का प्रयोग हम यहां पर करते हैं। सर दीपक सर अभी ठीक है ना? आनंद सर इसके बारे में कुछ बोलिए। जी हाँ, दीपक सर की जो तबीयत है वो बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन एक्सीडेंट जो हुआ था उसकी वजह से कुछ चेहरे पे थोड़े से स्क्रैचेज आए हैं, तो क्लास लेने में वो असमर्थ है, ठीक है। फिलहाल उनके घर पे शादी भी है, शायद 21 या 23 तारीख को, मुझे पूरा डेट कंफर्म नहीं है, वैसे चर्चा हुई थी पहले भी वो जब आए थे, तो इनविटेशन तो सबको है ही, पूरी टारगेट बोर्ड फैमिली को, हम लोग सभी लोग परिवार का एक हिस्सा है। तो दीपक सर इस वजह से थोड़ा सा क्लास भी नहीं ले सकते, क्योंकि चेहरे पर ही काफ़ी चोट आई थी, लेकिन स्वस्थ है, बाकी हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, थोड़े थोड़े स्क्रैचेज आए थे, और इसी वजह से, क्योंकि अब वो समय भी नजदीक आ गया, तो घर पे रह करके कुछ अन्य काम देख सकते हैं, इस वजह से वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो परेशान नहीं होइएगा बच्चों, जैसे ही वो स्वस्थ होते हैं और घर का जो काम है वो खत्म करके आपके लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगे और क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, चलो प्यारे बच्चों, अच्छा अब देखो उसी चित्र को मैं बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। यहां पर ये समझ गए कि व्हीटस्टोन सेतु तो एक सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे सर इसको हमें लिखना कैसे होगा? प्रश्न आएगा कि मीटर सेतु का सचित्र वर्णन कीजिए। मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित प्रश्न इस प्रकार से आएगा। प्रश्न देखो लिख रहा हूं, समझिएगा। प्रश्न किस प्रकार आएगा बच्चों वो मैं लिख रहा हूं। प्रश्न इस प्रकार से आएगा, प्रश्न की भाषा को समझिएगा। प्रश्न आपसे इस प्रकार का पूछेगा कि व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित, सेतु पर आधारित प्रश्न लिख रहा हूं, ध्यान समझिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, वैसे ये आपका प्रयोग का विषय है, प्रैक्टिकल में भी है। मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। प्रैक्टिकल जो 30 नंबर का होगा ना, उसमें एक प्रयोग का ये कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना चाहिए। व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित मीटर सेतु, मीटर सेतु का सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन का मतलब समझ रहे हो ना? चित्र के साथ समझाइए, चित्र बना करके समझाइए। इस प्रकार से लिखने के लिए आएगा, ठीक है, इस प्रकार से लिखने के लिए आएगा।
ओके, क्लियर बच्चों? व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित मीटर सेतु का सचित्र वर्णन कीजिए। सर मैं ज्यादा पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसे पूरा क्या लिखे हैं आप मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, ओके चलो देखो, तो व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित मीटर सेतु का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रकार लिखने के लिए जब आएगा तो आप बढ़िया से पहले हेडिंग डालोगे मीटर सेतु, मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है। इतना लिख दोगे बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना लिख दोगे बस फुर्सत। उसके बाद आपको चित्र बनाना होगा। चित्र किस प्रकार बनेगा ध्यान से देखिएगा, और वो मैं लैंग्वेज बोलता भी जाऊंगा, बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों। अब आपका जितना भी फोकस भाई इधर ही रहना चाहिए, इधर ही रहे, देखना बहुत अच्छे तरीके से मैं बनाने वाला हूं। ये सर क्या बनाए हो आप, देखो बहुत अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा, एक एक चीज बच्चों समझाऊंगा, बस परेशान नहीं होना। देखो ये होता है मीटर बोर्ड। क्या है ये? मीटर बोर्ड। सर फिर से रिपीट कीजिए, ये क्या है? मीटर बोर्ड। इसमें कुछ इस प्रकार से पैमाने बने होंगे। मीटर बोर्ड। सर मीटर बोर्ड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये 1 मीटर का होता है, क्योंकि ये 1 मीटर का होता है बच्चों। कितने मीटर का होता है? 1 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? आपका जवाब आएगा सर ये 1 मीटर का होता है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है बच्चों वो कितनी होती है? 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर होती है। 1 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो हम कहेंगे 100 सेंटीमीटर। तो हो सकता है आपकी बुक में 100 सेंटीमीटर लिखा हो, तो घबराइएगा नहीं। ये टोटल लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर का ये मीटर बोर्ड होता है। बात को समझना बहुत अच्छे तरीके से। और इसी मीटर बोर्ड के ये जो दोनों सिरे हैं बच्चों, ये जो दोनों सिरे हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, इन दोनों सिरों के मैं नाम दे दे रहा हूं। एक सिरा है ए और दूसरा सिरा है बी। ठीक, इन दोनों सिरों पर बच्चों क्या होता है? इन दोनों सिरों पर एक तार जो है वो कसा रहता है। एक तार, वो भी कैसा तार होता है? तो कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। मैंने कहा था कि मीटर सेतु में, विभवमापी में मिश्र धातुओं के तार प्रयोग में लाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रतिरोध जो होता है वो ताप बढ़ने पर भी उतना अधिक नहीं बढ़ता है। ये चीज मैंने सिखाई थी, जहां पर मैं प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वो सिखा रहा था। तो मिश्र धातुओं पर प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है। मिश्र धातुएं कौन सी? जैसे कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार। तो कांस्टेंटन या मैग्नीन धातु का तार यूज किया जाता है, तो वो इन दो तारों के, इसी मीटर बोर्ड के 2 सिरों में कसा रहता है। खींचकर, बिल्कुल तना हुआ, ढीला नहीं रहेगा, तना हुआ खींचकर कस दिया जाता है। ठीक है, तना हुआ खींचकर क्या होता है बच्चों? कस दिया जाता है। याद रखेंगे, कोई बच्चा भूलेगा तो नहीं सर, नहीं हम नहीं भूलेंगे, जन्नी में एक कसम, हम इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तार है, 1 मीटर लंबा जो तार है, मीटर बोर्ड के सिरों पर खींच करके कस दिया जाता है। ध्यान समझिएगा, मैं इसी फिगर को बना रहा हूं, इस फिगर को, और इसकी लैंग्वेज भी कैसे लिखनी है वो लैंग्वेज तो यहां पर क्योंकि समय कम है तो मैंने आगे लिख रखा है, बट आपको तरीका जरूर सिखाऊंगा कि चित्र को याद रखने का और साथ साथ लैंग्वेज लिखने का। बहुत अच्छे तरीके से सीखने के लिए तैयार होना, तो कोई भी किसी भी बच्चे का ध्यान नहीं भटकना चाहिए। सर 2025 में मुझे 490 प्लस नंबर लाना है, तो बिल्कुल आएंगे, लेकिन मेहनत ही वह रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो बात हम बाद में अभी करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अच्छा देखो, हमने अभी बच्चों क्या बोला? हमने अभी बोला कि इसमें एक मीटर बोर्ड होता है जिसके सिरों से 1 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार कसा होता है। कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार कसा होता है। यहां पर हम ये ए बी ना नाम लेके तार का नाम ए सी देंगे। ठीक, सर बी क्यों नहीं ले रहे हैं? वो उसका भी जवाब अभी आपको मिल जाएगा कि हम सी क्यों नहीं ले रहे हैं। सी क्यों नहीं ले रहे हैं बच्चों, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि बीच में एक पॉइंट बी आएगा तो देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए सी, ए सी तार होता है। अब इसके सिरों से 2 एल आकार की क्या होती हैं? 2 एल आकार की पट्टियां लगी होती हैं। 2 एल आकार की। ये तो सर सीधा सीधा इसमें एल कैसे बन रहा है? ये एल अभी बना रहे हैं बच्चों। 2 एल आकार की पत्तियां लगी होती हैं। ये देखो 2 एल आकार की पत्तियां लगी होती है। देखो एल बना, एल बना। इस सिरे पर भी ऐसी ही पत्ती लगी होगी, इस सिरे पर भी ऐसी ही पत्ती लगी होगी है, इस सिरे पर भी ऐसी ही पत्ती लगी होगी। बिल्कुल अच्छे से फिगर बनना चाहिए। ऐसी पत्ती बिल्कुल इस सिरे पर भी लगी होती है। ये लो, लगी हुई। तो एल आकार की इसी मीटर बोर्ड के सिरों से
दो एल आकार की पत्तियां लगी होती हैं, ये पत्तियां हैं, और जिनमें एक एक संयोजक पेच लगा होता है। संयोजक पेच एक इस जगह पर लगा होता है, एक संयोजक पेच इस जगह लगा होता है। सर ये संयोजक पेच क्या है? देखा होगा कहीं कहीं पर तार को कसने के लिए पेच लगाते हैं, जैसे स्विच है, स्विच की बटन खोल देना, पीछे देखना छोटे छोटे पेच लगे होते हैं, कस देते हैं, ठीक है, खोलते हैं फिर तार फंसाते फिर कस देते हैं, वही है संयोजक पेच। तो ये संयोजक पेच लगे होते हैं, और इन्हीं दोनों पत्तियों के बीच में एक तीसरी पत्ती भी रखी होती है। क्या बच्चों? एक तीसरी पत्ती भी रखी होती है। इन्हीं दोनों के बीच में एक तीसरी पत्ती भी रखी होती है। इन दोनों पत्तियों के बीच में एक तीसरी पत्ती भी लगी होती है, जिसमें 3 संयोजक पेच होते हैं, इधर एक बीच में एक किनारे। इसमें कितने संयोजक पेच होते हैं? टोटल 3 संयोजक पेच होते हैं, ठीक है। अब देखना आगे क्या प्रोसेस है। आगे का प्रोसेस ये है कि बीच इधर बाईं और रिक्त स्थान में एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है बच्चों? एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ा जाता है। इन संयोजक पेचों में तार फंसाएंगे और कस देंगे, तार फंसाएंगे और कस देंगे, और ये है क्या? तो ये है प्रतिरोध बॉक्स। क्या है बच्चों? ये है प्रतिरोध बॉक्स। कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें वही ब्लैक कलर की खूंटियां, जैसे अभी कुंजी उसमें नहीं दिखाया कुंजी में, ठीक वैसे ही इसमें भी कुंजियां ऐसे लोहे की प्लास्टिक की बनी होती है, उसमें लगी रहती हैं। सर प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है? मतलब प्रतिरोध, बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं क्या इसमें बॉक्स में? जी हाँ, बहुत सारे प्रतिरोध होता है। कोई 2 ओम, 8 ओम, 10 ओम, 16 ओम, 20 ओम, 24 ओम, ऐसे करके पूरे प्रतिरोध, हर एक खूंटी अलग अलग मान की होती है। जो खूंटी हम निकालेंगे उसके सामने जो मान लिखा रहेगा उतने ही ओम का प्रतिरोध पूरे परिपथ में दौड़ने लगता है, ठीक है। परिपथ में उतने ही ओम का प्रतिरोध दौड़ने लगता है। ध्यान सुनिएगा। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं? इसी तार एसी के सिरों से, जो तार यहां पर कसा है मीटर बोर्ड में, इसी से हम एक बैटरी मतलब सेल और तथा एक कुंजी को जोड़ देते हैं। क्या ऐसे बना होती है कुंजी? कहीं कहीं बुक में, किसी बुक में इस प्रकार से भी कुंजी बनी होगी, तो आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये लो, इस प्रकार से ये पूरा परिपथ का चित्र बन गया। अभी इस तरह प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? नाम क्या देंगे इसको? ये है प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स, इसमें बहुत सारे प्रतिरोध हैं जो हम प्रयोग में ले सकते हैं जब हम ये प्रयोग करेंगे। इसका नाम हम देंगे R, ठीक है। दाईं और के रिक्त स्थान में एक अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है। क्या लगा होता है बच्चों? अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है। अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है, इसका मान हमें ज्ञात नहीं होता है। अज्ञात प्रतिरोध को हम लोगों ने किस रूप में लिखा था? एस मान करके लिखा था व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो यहां भी एस लिख रहे हैं। ये क्या है? तो ये है प्यारे बच्चों अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध का मतलब क्या है कि इस तार जो भी यहां पर लगा हुआ है, जो भी यहां पर चालक मैंने यूज किया है तार को, उस तार का हमें प्रतिरोध नहीं ज्ञात है। उस तार का प्रतिरोध नहीं ज्ञात है। क्लियर? सर नोटिफिकेशन नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, नोटिफिकेशन नहीं जाता है। बात समझ गए? ध्यान से समझिएगा। फिर से लैंग्वेज आगे लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं। इसमें एक तार, मीटर सेतु से संबंधित बात कर रहे हैं। मीटर सेतु में एक तार एसी कांस्टेंटन या मैग्नेट का 1 मीटर लंबा, देखो फिर से थोड़ा सा बनाने के प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छे से, कि इसमें 1 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार एसी होता है। तार का नाम क्या है? एसी। तो तार एसी होता है जो 1 मीटर बोर्ड में खींचकर कसा रहता है। इसके दोनों सिरों से 2 एल आकार की पत्तियां लगी होती हैं, जिनमें एक संयोजक पेच लगे होते हैं। इन दोनों पत्तियों के बीच में एक तीसरी पत्ती लगी होती है, जिसमें 3 संयोजक पेच होते हैं। बाईं ओर के रिक्त स्थान में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है तथा दाईं ओर के रिक्त स्थान में एक अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है। बीच वाले संयोजक पेच से, ध्यान समझिएगा, बीच वाले संयोजक पेच से एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है तथा इसे एक विसर्पी कुंजी से जोड़ करके तार एसी पर स्पर्श कराया जाता है। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है। ये क्या है? तो ये है विसर्पी कुंजी, जिसे जॉकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्पी कुंजी, या इसे ही प्यारे बच्चों जॉकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉकी बोलते हैं। जॉकी भी बोलते हैं। ब्लैक कलर की होती है, आगे थोड़ा सा नुकीला रहता है और इसको इस तार पर खिसकाते हैं, ऐसे ऐसे स्पर्श कराते हैं।
ठीक है, ये विसर्पी कुंजी। ये क्या है? धारामापी है। क्या है प्यारे बच्चों? धारामापी, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। इसका काम क्या है? धारा के होने या ना होने को बताना। बात समझ में आई? ये धारामापी लगा होता है, गैल्वेनोमीटर जिसे बोलते हैं। बात समझ गए ना? हाँ, जो एल आकार का लगा है धातु से बना होता है। जो आप पूछ रहे हैं कि सर जो एल आकार का धातु लगा है वो किस धातु से बना होता है, वो स्टील का, लोहे का होता है। वो लगभग अधिकतर लोहे का भी बना होता है या मिश्र धातु का भी बनाया जाता है। ठीक है, वो धातु का ही होता है, लेकिन चालक का। बहुत बड़ी पत्तियां नहीं होती हैं, इसलिए इसमें लोहा लगा सकते हैं। लेकिन ये कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार इसलिए क्योंकि इस पर स्पर्श कराते हैं और बहुत पतला होता है। ठीक है सर, आपको नहीं लगता कि सिलेबस स्लो चल रहा है? सुपरफास्ट बन जाए क्या? जी, तुम तो रोज पढ़ने आते हो। भाई मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। हम कैसे पढ़ा दे इसको? भाग जाए क्या? इसको ना पढ़ाएं, आगे बढ़ जाए। शुरुआत किए हो बच्चा, काहे लिए परेशान हो? शुरुआत किए हो 12th की। 12th इतना आसान नहीं है। ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे डेरिवेशन। इन चीजों को नहीं पढ़ोगे तो आगे समझ में आएगा। समझो, फिर वहां रफ्तार पकड़ेंगे तो कहोगे सर अब आप रफ्तार पकड़ रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। उठ पटांग के क्वेश्चन करोगे तो फिर वहां पर तो दिक्कतें हो जाएंगी ना। हमें पता है ना। देखो देखो, घबराना नहीं है, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, उसमें भी कुछ बच्चे कहते हैं सर रिवीजन नहीं हो पाता है। सर कितने बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर रिवीजन नहीं हो पाता, क्या करें सर? आप बताओ, जो पढ़ाया जा रहा है इतने छोटे से टॉपिक का तो रिवीजन नहीं हो पाता है, तो बताओ आगे कैसे बढ़ जाया जाए? चलो पहले बच्चों, घबराना नहीं है, आपका सिलेबस बहुत एवरेज में चल रहा है। फिर भी मैं एक दिन में एक जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उसको क्लियर करके ही जाता हूँ। कभी कभी लेक्चर लेंथी भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जो चीज पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एक एक चीज दिमाग में बैठी होनी चाहिए। मेरा तरीका ये है, हो जाओ एकदम। जब लेक्चर चले तो आपके दिमाग में ये ऊट पटांग की हरकतें ना, इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो टॉपिक पे जो पढ़ाया जा रहा है। अब जिस बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर ये धातु की बनी होती कि नहीं होती, ये 1 मीटर लंबा होता है सर, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा, तो ये ऐसे क्वेश्चन करो सर इसका नाम मीटर बोर्ड ब्रिज क्यों है, किसने खोज की थी, शायद ना पता हो तो व्हिटस्टोन ने की थी। तो ये सब चीजें आपके क्वेश्चन आने चाहिए जो टॉपिक से रिलेटेड, जो आपको लगे। ठीक है, देखो यहां पर बैटरी प्यारे बच्चों लगी हुई है। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव। पॉजिटिव बड़ी वाली लाइन, छोटी नेगेटिव वाली लाइन रहेगी। ठीक है, ये याद रखना। कुंजी के लगी होती है। जैसे ही कुंजी के को दबाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब ध्यान से सुनेंगे क्रियाविधि बाद में। सबसे पहले इस चित्र का लिखने की जो रचना है वो किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। इसमें मतलब मीटर क्षेत्र में 1 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। इसमें 1 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। आपका जवाब अगर एग्जामिनर जब पूछता है, क्योंकि ये किसका है, प्रैक्टिकल है प्यारे बच्चों, ये प्रायोगिक विषय है, प्रयोग में आपके पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल में भी है। मीटर सेतु से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, ये किया जाता है। हमारे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने किया भी था, क्योंकि मैं ज्वाइन हुआ था जुलाई में, सारे बच्चे करते थे इस प्रैक्टिकल। लास्ट 3-4 ईयर से बच्चों को प्रैक्टिकल ये मैं करवाता रहा हूं, और जिसमें से बच्चे खुद वैल्यू निकालते हैं। 7-8 लड़कों के ग्रुप बनते हैं कॉलेज में, और कॉलेज में लड़के टेबल के सामने यही मीटर से, तो जो अभी मैंने चित्र में दिखाया, ये रख करके इसी प्रकार वो कनेक्शन देते हैं। एक बार मैं बता दिया कि ऐसे ऐसे कनेक्शन देना, फिर सारे बच्चे सीख करके अपना अपना कनेक्शन करते हैं और अपने तरीके से फिर हमारे पास वैल्यू निकाल के बताते हैं कि सर इस तार का अज्ञात प्रतिरोध ये रहा। 8-8-9 बच्चे एक ग्रुप में जाकर के प्रैक्टिकल करते, प्रयोग करते। वो प्रॉपर होता है पढ़ने का तरीका। बात समझ में आ रही है? तो ये एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। ये इसमें आपसे एग्जामिनर जब आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा 12th में 30 नंबर वाली प्रायोगिक परीक्षा का, तो वाइवा में एग्जामिनर पूछ लेगा कि कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार क्यों होता है। भाई हम तो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, क्योंकि हम भी किसी कॉलेज में जब एग्जामिनर बन के जाते थे तो उससे क्वेश्चन यही करते थे कि भाई ये बताओ इसमें कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार क्यों यूज किया जाता है, इसमें लैक्लांसे सेल का ही यूज क्यों किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि हमको ये तो पता है कि व्हिटस्टोन सेतु पर आधारित ये यंत्र है, हर एक बच्चे को पता है। ये छोटी छोटी बातें नहीं उसे पता होती। तो कांस्टेंटन या मैग्नीन का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका ताप जल्दी नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये मिश्र धातु का बना होता है, और मिश्र धातुओं की ये प्रॉपर्टी है कि उनका ताप बढ़ने पर भी उनका प्रतिरोध जल्दी नहीं बढ़ता है। ठीक है, लैक्लांसे सेल क्यों? क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है और इसके द्वारा परिपथ में धारा बहुत सुगमता से प्रवाहित हो जाती है। बहुत ही सुगमता से, सरल रूप में धारा प्रवाहित हो जाती है, ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। ये हो गया, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा।
क्लियर? तो प्यारे बच्चों यहां पर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इसमें 1 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है जिसे लकड़ी के एक मीटर बोर्ड में खींचकर कस दिया जाता है। इसमें 2 एल आकार की पत्तियां, इसके सिरों से 2 एल आकार की पत्तियां लगी होती हैं जिसमें 2 संयोजक पेच लगे होते हैं। इनके बीच में एक तीसरी पत्ती होती है, तीसरी लोहे की पत्ती होती है जिसमें 3 संयोजक पेच लगे होते हैं। ठीक है, जिसमें 3 संयोजक पेच लगे होते हैं। 3 संयोजक पेच लगे होते हैं। तार के सिरों से एक बैटरी तथा कुंजी के को जोड़ देते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हो, तार के सिरे ए से बैटरी के धन टर्मिनल को या सेल के धन टर्मिनल को तथा सी सिरे को, तार के सी सिरे को एक कुंजी, ये क्या है बच्चों? कुंजी है, एक कुंजी के को जोड़कर सेल के ऋण सिरे से, सेल के ऋण मतलब माइनस टर्मिनल, ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। यहां पर कौन सा सेल अधिकतर यूज होता है? तो लैक्लांसे सेल यूज होता है, याद रखिएगा। लैक्लांसे सेल प्रयोग में लाया जाता है अधिकतर, ये चीज याद रहनी चाहिए। हो गया, पूरी की पूरी रचना आपने चित्र कैसे बनाना है वो लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, देख लो, ये पूरी वही भाषा लिखी हुई है जो मैंने अभी आपके सामने बोली है। लिखना ज्यादा पड़ता, समय कम रहता है, समझाने में मुझे ज्यादा फोकस रहना है, इसलिए मैंने आज इस चीज को लिखवा लिया था। अब देख लो ध्यान से, ठीक है। इसमें 1 मीटर लंबा तार कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार एसी होता है। जो चीज मैंने बोली ठीक वैसे लिखा हुआ है, तार एसी होता है। यह तार एक लकड़ी के पैमाने पर कसा रहता है। ठीक है, लकड़ी का पैमाना मतलब 1 मीटर लंबा लकड़ी का पैमाना होता है जिस पर कसा रहता है। तार के सिरे ए तथा सी से 2 एल आकार की मुड़ी हुई तांबे की पत्तियां जुड़ी रहती है। अब देखो, तांबा इसलिए क्योंकि तांबा चालक अच्छा है। यहां पर जो भी धातुएं ही प्रयोग में ली जाएंगी, ये नहीं कि आप अर्धचालक ले लोगे, धातुएं लेंगे, अर्धचालक ले लोगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, प्रयोग नहीं अच्छा होगा। मिश्र धातु का केवल आपको तार रखना है, बाकी धातुओं का आपका क्या रखना है? एल आकार की पत्तियां। उसमें लोहा भी रख सकते हो, तांबा भी रख सकते हो, एल्यूमिनियम भी रख सकते हो, लेकिन ये इनमें ये भी देखना है किसमें किसका प्रतिरोध कम होता है। तो तांबा एक बेहतरीन और अच्छा धातु, इसीलिए देखा होगा कॉपर वायर बहुत ज्यादा होते हैं ना, मतलब तांबे वाले आपको तार ज्यादा मार्केट में मिलेंगे, कहेंगे भैया ये अच्छा तार है। ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी ये भी नहीं गर्म होता है, जैसे मिश्र धातुएं नहीं जल्दी गर्म होती वैसे तांबा भी नहीं गर्म होता है। तो 2 एल आकार की मुड़ी हुई तांबे की पत्तियां जुड़ी रहती हैं। इन पत्तियों के सिरों पर संयोजक पेच लगे होते हैं। देखो अभी मैंने बताया संयोजक पेच लगे होते हैं, वही लगे यहां पे भी लिखा हुआ है, संयोजक पेच लगे होते हैं। इन पत्तियों के बीच में एक तीसरी तांबे की पत्ती डी लगी रहती है, तीसरी तांबे की पत्ती डी लगी रहती है। इस पत्ती का नाम प्यारे बच्चों दे रहा हूं, इस पत्ती का नाम है डी। ठीक है, इस पत्ती का नाम क्या है? डी। ये तो पत्ती ए सिरे से जुड़ी हुई है, ये पत्ती सी सिरे से जुड़ी हुई है, और ये बीच में जो पत्ती लगी हुई है इसका नाम है डी। ठीक, डी लगी रहती है। इस पत्ती पर 3 संयोजक पेच लगे रहते हैं। जो बीच में पत्ती है मैंने बताया था 3 संयोजक पेच लगे रहते हैं। इसमें एक प्रतिरोध बाक्स तथा रिक्त स्थान में दाईं ओर, एक तरफ प्रतिरोध बाक्स तथा दूसरी तरफ रिक्त स्थान में दाईं ओर एक अज्ञात प्रतिरोध एस जोड़ देते हैं, जो चीज मैंने अभी चित्र में बनाया। पत्ती डी के बीच वाले पेच से एक धारा मापी जी, गैल्वेनोमीटर जी से जोड़कर एक विसर्पी कुंजी बी से जोड़ देते हैं। विसर्पी कुंजी बी से जोड़ देने का मतलब है, ये विसर्पी कुंजी जहां पर स्पर्श कर रही है उस पॉइंट का नाम प्यारे बच्चों हम लोग बी देंगे। क्या नाम देंगे? बी नाम देंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि यहां पर बी नाम ना देकर के ए और सी नाम दिया, क्योंकि बी पॉइंट बीच में आ रहा है। ठीक है, ओके। देखो तो क्या तार के ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा सी सिरे को कुंजी K1 तथा ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। मतलब जो ऋण इसका तार का सी सिरा है, इसको एक कुंजी K1 के साथ जोड़ करके सेल के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, सेल के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। सर संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। संयोजक पेंच का मतलब, अच्छा तो संयोजक पेंच का मतलब जोड़ने वाला पेंच। एक तार उसके नीचे लगा दो, ऊपर से पेंच कस दो तो तार फिर निकलता नहीं है, जुड़ गया तार। तो संयोजक मतलब जोड़ने वाला, पेंच मतलब पेंच कीला, है ना। सर 1 मीटर ही क्यों लिया गया? तो प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर यह देखा गया कि 1 मीटर के आधार पर जब हम मीटर बोर्ड में प्रयोग करते हैं तो सुगमता से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। यह प्रायोगिक प्रेक्षण है। आधा मीटर ले रहे थे तो सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही थी, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर। कह दो सर 5 मीटर का क्यों नहीं ले रहे हैं? तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतने लंबे में बैठ के स्पर्श कौन कराएगा। ये एक प्रयोग बढ़िया से टेबल पे रख करके करना है। तो व्हीटस्टोन सर ने क्या किया, 1 मीटर लंबा बोर्ड लिया ताकि हम तार को अच्छे से इस दिशा से इस दिशा पे स्पर्श करा सके। आधे मीटर में
में प्रयोग अच्छे से नहीं हो पा रहा था। आधा मीटर का बोर्ड ले रहे थे तो उसमें प्रयोग अच्छा नहीं हो पा रहा था, वैल्यू जो आ रही थे, मान जो आ रहे थे, खराब आ रहे थे। फिर उन्होंने 1 मीटर का बोर्ड लिया तो किया क्या जाता है, इस विसर्पी कुंजी को इस तरफ बाईं ओर भी खिसकाते हैं, दाईं ओर भी खिसकाते हैं, बाईं और दाईं ओर खिसकाते हैं। फिर इस गैल्वेनोमीटर में आते हैं विक्षेप। विक्षेप मतलब सुई का हिलना डुलना। तो जब हम सुई को इस दिशा में खिसकाते हैं तो विक्षेप इस दिशा में आएगा, उल्टा आता है, विपरीत दिशा में। हम इस जॉकी को इस तार पर, कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है, कैसा तार होता है, कांस्टेंटन, कांस्टेंटन, कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है, या मैग्नीन का यह तार होता है, ठीक है, कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार, मैग्नीन का तार होता है, ठीक है, कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। इस पर इस जॉकी को हम स्पर्श कराते हैं। जब इस ओर ले जाएंगे तो सुई में विक्षेप इस दिशा में, ठीक है, सुई में विक्षेप इस दिशा में, और जब जॉकी को इस दिशा में ले जाएंगे, हम सुई जॉकी को तो इस दिशा में स्पर्श करा रहे हैं तार पर, लेकिन धारामापी में जो विक्षेप आएगा वो इस दिशा में आएगा, विक्षेप उस दिशा में जाएगा, विपरीत दिशाओं में होता है विक्षेप। और अगर ऐसा हो रहा है विक्षेप तो मतलब परिपथ बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। सर्वप्रथम हम बच्चों को पहले यही सिखाते हैं कि जब हम लोग प्रयोग करवाते हैं तो सबसे पहले कनेक्शन जो ये इस प्रकार से होगा, जो कनेक्शन ये इस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले कनेक्शन करके आप चेक करिए। इसमें से ये जो जॉकी लेकर के आए हो, जो ये ए और सी सिरे में जो तार खिंचा हुआ है, इसमें आप स्पर्श करा के देखिए, थोड़ा सा जैसे ही टच कराएंगे तुरंत सुई खटाक इधर लड़ेगी, उधर लड़ेगी, ठीक है, तुरंत। तो जैसे ही हम इधर स्पर्श कराएंगे, इधर स्पर्श कराएंगे, तुरंत सुई में विक्षेप होगा। अब इधर स्पर्श करा रहे हैं तो सुई में विक्षेप उधर होना चाहिए, जब इधर स्पर्श कराएंगे तो सुई में विक्षेप इधर होना चाहिए, बीच में। अभी ये सुई कहाँ है, बिल्कुल बीच में है, लेकिन जब विक्षेप होगा तो जब इस दिशा में स्पर्श कराएंगे तो विक्षेप इस दिशा में होगा, ठीक है, विक्षेप इस दिशा में, ये सुई इस दिशा में आ जाएगी, सुई इस दिशा में घूम जाएगी, तो मतलब हमारा परिपथ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों को सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि आप परिपथ को सही जोड़ना सीखिए, सही जोड़ना सीखिए, ठीक है, क्लियर बच्चों? अच्छा, देखो, तो ये इस प्रकार से चित्र को बनाना है, लैंग्वेज उस प्रकार से लिखनी। अब प्रयोग करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये पूरी भाषा लिखी हुई है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मतलब आप लोग तो लिखेंगे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, मैंने आपको बोल के 2 बार बता दिया, 2 से 3 बार बता दिया। अब आगे पढ़ते हैं, इसका प्रयोग कैसे करना शुरू किए। कार्य विधि मतलब क्रिया विधि, वर्किंग क्या थी। तो देखो, जो मैंने अभी बोला वही चीज लिखी हुई है कि सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में से एक उचित प्रतिरोध निकाल करके, अच्छा ये भी बताना है, देखो इसमें प्रयोग करते समय आप जब प्रयोग करना शुरू करना है, पहले तो आपको विसर्पी कुंजी चला के देख लेना है, और उसके बाद प्रयोग करने से पहले ये जो प्रतिरोध बॉक्स है, ये जो आपको प्रतिरोध बॉक्स दिख रहा है, इसके ऊपर देखो खूंटियां दिख रही हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही बहुत सारे हैं, 3 3 6 इधर है, 3 3 6 इधर है। अब ये खूंटियां लगी हुई है, इससे तार देखना किस प्रकार से। तो यहां पर एक में लिखा होगा 2 ओम, एक में लिखा होगा 4 ओम, एक में लिखा होगा 8 ओम, एक में लिखा होगा 16 ओम, एक में लिखा होगा 32 ओम, फिर एक में लिखा होगा 64 ओम। होता क्या है, जो खूंटी को हम निकालेंगे, जिस खूंटी को हम निकालेंगे वो हटा दिए तो पूरे मार्ग में उतने ही ओम का प्रतिरोध काम करने लगता है, ठीक है, उतने ही ओम का प्रतिरोध पूरे मार्ग में प्रयोग होने लगता है। 4 ओम की खूंटी हटा लेंगे तो 4 ओम का प्रतिरोध काम करने लगेगा, 64 ओम की खूंटी हटा लेंगे तो 64 ओम का प्रतिरोध पूरे परिपथ में काम करने लगेगा। तो मैं यहां पर मान के चलूंगा, किसी भी मान का उचित प्रतिरोध यहां से निकाल लूंगा। तो मैं यहां से 2 ओम का प्रतिरोध अगर बाहर निकाल लूं, क्योंकि छोटा मान लो ना तो हल करने में आसानी होगी। तो मान लो अगर छोटा ओम, आप यहां पर देखो लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में से एक उचित प्रतिरोध निकालकर विसर्पी कुंजी को तार एसी के सिरों के पास बारी बारी से स्पर्श कराते हैं। जो तार एसी है, प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकाल करके तार एसी में बारी बारी से ए तथा सी सिरों पर स्पर्श कराते, ए फिर सी बारी बारी से स्पर्श कराते हैं। यदि धारामापी में विक्षेप मतलब सुई का हिलना डुलना, विक्षेप विपरीत दिशाओं में आते हैं तो वैद्युत परिपथ ठीक है। विक्षेप विपरीत दिशाओं में आते हैं तो वैद्युत परिपथ ठीक है। सर चलो मान गए, इतना हम कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ, आप समझाते हैं आपको इसके आगे क्या करना है। तो मैं कल्पना करता हूं, मान लेता हूं, माना प्रतिरोध बॉक्स से अगर हम 2 ओम का प्रतिरोध, प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिए, हम लोग प्रयोग करना शुरू कर दिए। प्रतिरोध बॉक्स से 2 ओम का प्रतिरोध निकाला जाता है, 2 ओम का प्रतिरोध निकाला जाता है, ध्यान समझना। ये जो प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है, इससे मैं 2 ओम का प्रतिरोध बाहर निकाल ले रहा हूं। पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध काम करने लगा, 2 ओम का।
आप इस विसर्पी कुंजी को बार बार ए तथा सी सिरे पर स्पर्श कराते हैं विसर्पी कुंजी को, तो होता क्या है, जब इधर स्पर्श कराते हैं, ध्यान समझिएगा, जब इधर स्पर्श कराते हैं तो सुई गैल्वेनोमीटर की उधर जाती है, ये सुई है, मेरे हाथ को समझना, ये सुई है, इधर जा रही है। जब इधर स्पर्श करा रहे हैं, किस दिशा में, ए की दिशा में स्पर्श करा रहे हैं, ए की तरफ आ रहे हैं विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराने के लिए, तो सुई इस दिशा में जा रही है, सुई इस दिशा में जा रही है गैल्वेनोमीटर की। लेकिन जब इसी विसर्पी कुंजी को लेकर के सी की तरफ स्पर्श करा रहे हैं, तो ये विसर्पी कुंजी इधर आ रही है, ये विसर्पी कुंजी इधर आ रही है, जो इसमें सुई लगी होती गैल्वेनोमीटर में वो इधर आ रही हमारी तरफ, इधर इधर ऐसे ऐसे हो रही। तो हम अगर इसी विसर्पी कुंजी को कहीं बीच में स्पर्श करा के देखें तो वो ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, बल्कि कहीं पर एकदम जीरो की स्थिति पर दिखेगी, एकदम सुई हिलेगी डुलेगी नहीं। यहां पर ये जो आप सुई देख रहे हैं, इसमें जो ये सुई देख रहे हैं बिल्कुल जीरो पर बनी रहेगी। कब बनी रहेगी, जब हम जॉकी को ऐसी जगह पे स्पर्श कराएंगे जहां पर ना तो सुई इधर आएगी ना तो उधर जाएगी, बल्कि बीच में बिल्कुल जीरो बने रहेगी। तो वह बिंदु मान ले रहे हैं हम, वह बिंदु है बी, जहां पर धारामापी में, इस धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात सुई हिलती डुलती नहीं है। तो मैं मान लूंगा कि इसकी जो दूरी है, इसकी जो दूरी है ए से, वो एल सेंटीमीटर पर है। ठीक है, बिंदु बी तक कितनी दूरी पर, ए से एल दूरी पर, ए से एल दूरी पर कहीं पर बिंदु बी पर शून्य विक्षेप की स्थिति धारामापी में प्राप्त होती है। तो बची हुई दूरी कितनी होगी बच्चों, बची हुई दूरी कितनी होगी, तो सभी का जवाब होगा 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, 100 माइनस एल मतलब 100 सेंटीमीटर में एल सेंटीमीटर घटा दो, या 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर में जितनी दूरी हो वो घटा दो, लेकिन सेंटीमीटर में मापोगे तो सेंटीमीटर ही घटाना भाई। एल को सेंटीमीटर में लिखोगे, 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर जितनी भी दूरी पर मिलेगा, 30 32 28 जो भी होगा, लगभग इतने ही मिलता है, 30 32 28 में शुरुआत होती है। देखो वो अलग अलग प्रतिरोध के लिए है। तो यहां पर मैंने लिखा 2 ओम का प्रतिरोध निकाला जाता है जब, ठीक है इसी से लिख दे रहे हैं, जब विसर्पी कुंजी को तार एसी पर स्पर्श कराते हैं, तो जब विसर्पी कुंजी को तार एसी पर स्पर्श कराते हैं, ठीक है, स्पर्श कराते हैं, तो बिंदु बी पर, कहां पर, बिंदु बी पर, अभी दिखाया, ठीक है, स्लाइड चेंज हो जाती है तो याद रखा कर ये चीजें, बिंदु बी पर धारामापी में, बिंदु बी पर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, स्थिति प्राप्त होती है। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, या फिर यहां पर चित्र से, ध्यान से बताइए अब कौन क्या है, देखिएगा मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। यहां पर चित्र से क्या है, देखो चित्र आपको समझना पड़ेगा। देखो इस वाले में देखो, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए, इसमें समझो जो मैंने बनाया, और आप भी खुद से बनाएंगे, ठीक है। देखो क्लियर सर, चित्र में व्हाइट वाला क्या है, अरे भाई देख लीजिए कहां पर व्हाइट वाला बताया है मैंने भाई, ये व्हाइट वाला सेल है, सेल। लेक्चर को अगर लेट में आए हो तो जब दोबारा देखना, मैं बार बार रिपीट करके नहीं बता पाऊंगा भाई, है ना। लेक्चर को फिर आपकी जिम्मेदारी देखना दोबारा। देखो यहां पर मैं कह रहा हूं कि जब बी पर स्पर्श कराए तो शून्य विक्षेप धारामापी में प्राप्त हुआ, तो इतनी दूरी जो दिख रही है ना, आप देखो मैंने आपको व्हीटस्टोन सेतु बताया था। अब यहां पर देखने में चित्र अटपटा है, लेकिन वही व्हीटस्टोन सेतु की तरह ये ए, देखो 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 सभी लोग देखेंगे, ये रहा व्हीटस्टोन सेतु वाला चित्र, यहाँ एक प्रतिरोध, यहाँ एक प्रतिरोध, यहाँ एक प्रतिरोध, यहाँ एक प्रतिरोध, ये था P, ये था Q, ये था R, ये था S, ठीक है, ये था विकर्ण गैल्वेनोमीटर G, ठीक, ये था AC, यहां पर बैटरी, यहां पर ये, ठीक, समझ गए, इतना समझना ध्यान से। तो PQRS, गैल्वेनोमीटर G में यहां पर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, ठीक वैसे ही ये है प्यारे बच्चों, यहां पर क्या P है, ये वैसे इतना प्रतिरोध क्या होगा, Q होगा बच्चों, ये प्रतिरोध क्या है, R है, ये प्रतिरोध क्या है, S है। अरे सर क्या बात है, और गैल्वेनोमीटर G में कोई धारा प्रवाहित नहीं है, थोड़ा सा उल्टा कर देना बाबू, और ये AC लगा हुआ है, बाहर बैटरी लगी हुई है। बात समझ गए, क्या बात समझ गए। तो ठीक ऐसे ही यहां पर हम इस चीज को लिखेंगे बच्चों, इस चीज को मैं लिखूंगा क्या, चित्र से, यहां पर चित्र से क्या क्या मिला हमें, चित्र से मिला कि P बराबर L सेंटीमीटर, क्या P बराबर L सेंटीमीटर। आप मीटर में लिखना चाहो तो मीटर में लिख सकते हो, 1 मीटर मतलब L मीटर भी लिख दो, लेकिन मीटर फिर 0 जितने में होगा, क्योंकि एक ही मीटर के भीतर है सारा पैमाना। Q बराबर क्या है, Q बराबर बची हुई दूरी क्या थी, तो 100 माइनस L सेंटीमीटर। भाई A से B के बीच की दूरी को P मान लिया है, A से B के बीच की दूरी को P, L सेंटीमीटर। Q बराबर 100 माइनस L सेंटीमीटर। R बराबर कितना है, कितना प्रतिरोध बाक्स से प्रतिरोध निकाले, 2 ओम का प्रतिरोध निकाले, कितना प्रतिरोध निकाले, 2 ओम का।
R बराबर 2 ओम। S बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, उनका सिद्धांत क्या है, व्हीटस्टोन सर ने ही ये यंत्र बनाया था, P अपान में Q बराबर R अपान में S, पहले सिद्धांत बनाया और सिद्धांत पर आधारित वो यंत्र बनाया। यहां से S बराबर मिलेगा क्या, P, यहां से S बराबर मिलेगा QR बटे P, QR बटे P। Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, Q की वैल्यू है 100 माइनस L, R कितना है 2, यहां पर हम लिखेंगे 100 माइनस L गुणे में 2 बटे P की वैल्यू क्या है L, P की वैल्यू क्या है L। तो इस प्रकार से हम S बराबर लिख सकते हैं 2 100 माइनस L बटे L, 100 माइनस L बटे L, यही अज्ञात प्रतिरोध का मान हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई, हमें 100 माइनस L, देखो ध्यान से देखो, यहां पर 100 माइनस L जो ये दूरी होगी, मान लो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। जब हम शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेंगे बिंदु P पर, मान लो ये 30 सेंटीमीटर है, तो बची दूरी कितनी होगी 70 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू भी पता है, P बराबर 30, Q बराबर कितना, ये Q बराबर वैल्यू कितना 70, R बराबर कितना 2, R बराबर 2 ओम। तो S बराबर निकल आएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, S बराबर निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। और यही व्हीटस्टोन सर ने हम लोगों को सिखाया कि अज्ञात तार का प्रतिरोध किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं मीटर बोर्ड में, इसीलिए मीटर बोर्ड प्रयोग लिया। अगर 50 सेंटीमीटर होता ना तो प्रयोग करना कठिन हो जाता, लेकिन कठिन होता। इस वजह से 1 मीटर बोर्ड जो आप लोगों का आंसर था, क्वेश्चन था, इसीलिए कहते हैं जब चीजें ज्यादा पढ़ते चले जाओगे ना तो धीरे धीरे आपके जवाब मिलते चले जाएंगे। यस सर, क्लियर है बच्चों, क्लियर, ठीक। तो ये चीज हो गई, ये चीज यहां पर प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही हम S के बहुत सारे मान प्राप्त करेंगे, ऐसे ही S के बहुत सारे, ऐसे ही हम प्रतिरोध से क्या, प्रतिरोध भाग से कई मान निकालेंगे। प्रतिरोध भाग से 2 ओम पहले निकाल के करेंगे। ये बच्चों ने किया है भाई, आप जैसे ही बच्चों ने किया, मतलब हम जैसे सिखा दिए तो फिर बच्चों ने किया खुद से और निकाल के प्रैक्टिकल करके हमें दिखाया कि सर मेरी वैल्यू ये आ रही, वो वैल्यू ये आ रही, हमें अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात है भाई, ये है तो आप निकाल के दिखाओ, ठीक है। और वैल्यू मैच करवाते थे, रीडिंग पूरी निकाली जाती थी, जो जिसकी रीडिंग ज्यादा अच्छी होती थी उन बच्चों को उतना ही प्रैक्टिकल में मार्क दिया जाता है, सिंपल है, ठीक है। ये होता है, तो प्रैक्टिकल का ये विषय है, ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो वहां पर क्या किया जाता है, एक बार R बराबर 2 ओम निकाल के कर लिया ये, ठीक है, ये 2 ओम देखो R बराबर आया। अब R बराबर 8 ओम निकाल के कर लो, एक बार R बराबर 8 ओम निकाल के विसर्पी कुंजी को आप स्पर्श कराओ। जब R बराबर 8 ओम निकाल करके विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराएंगे तब वैल्यू कुछ दूसरी आएगी, मतलब जो आपका मान लो 30 सेंटीमीटर पर 0 आ रहा था धारामापी में, वो शायद 26 सेंटीमीटर पर धारामापी में शून्य विक्षेप आ जाए, तो ये 26 हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, बचा R की Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 74 हो जाएगी। इस प्रकार से कई मान हम लोग निकालते हैं, इस प्रकार से S के कई मान निकालते हैं और फिर उनका क्या ले लिया जाता है, माध्य, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक ही बार में जो वैल्यू हम लाएं वही सही हो जाए, वही सत्य हो। हम लोग 4-5 मान निकालेंगे, कम से कम 3 तो निकालने ही हैं, फिर उसमें क्या वही मान, उसी का माध्य निकाल लेना आपका वास्तविक मान हो जाता है, ठीक है, उसका वास्तविक मान हो जाता है, ठीक है। ऐसे यहां पर लिख देंगे, ऐसे ही अज्ञात प्रतिरोध के 3 से अधिक मान ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर उनका माध्य मान प्राप्त करते हैं, उनका माध्य मान प्राप्त करते हैं, जो कि अज्ञात प्रतिरोध का वास्तविक मान होता है, अज्ञात प्रतिरोध का वास्तविक मान होता है। अब प्रश्न जब आएगा तो ये सब इतना लिखना पड़ेगा। और एक चीज, अगर प्रश्न में आए कि सावधानियां भी लिखिए, क्योंकि प्रयोग करते समय बहुत सारी आपको सावधानियां भी, सर R बराबर 3 लेने से नहीं होगा क्या, सर होगा। देखो ये प्रतिरोध बॉक्स पे डिपेंड करेगा कि आपके पास इस प्रतिरोध बॉक्स में 1 ओम 2 ओम 5 ओम 7 ओम ऐसे भी हो सकता है, लेकिन क्रम से नहीं होता, गिनती की तरह नहीं होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कई बार उलट पलट के होता है कि 1 2 6 9 12 16 ऐसे रहता है। तो वहां पर फिर आपको 3 ओम का प्रतिरोध जैसे बनाना है तो 1 ओम की भी खुट्टी हो सकती है, 2 ओम की भी खुट्टी हो सकती है, हटा लीजिए, 1 ओम 2 ओम के दोनों हटा लीजिए, तो 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि ये सारे श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, तो दोनों को जोड़ दो 2 1 3। या फिर कह लो 3 ओम का भी मिल सकता है इकट्ठे, तो वो 3 ओम वाली खुट्टी निकाल लो, पूरे परिपथ में 3 ओम दौड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं,
सर एस बराबर 4.6 निकला आशीष कुमार जी, वेरी गुड। 4.6 निकला, मतलब 70 और 30 वाला एग्जांपल लेकर के, गजब, मतलब गजब ढाए हो आप लोग। सही है, बहुत अच्छी बात है कि आपने जो मैंने एग्जांपल लिया उसको करके दिखाया। इसके बाद सावधानियां देख लीजिए, सावधानियां क्या रहनी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत सही, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का विषय है, इलेक्ट्रिकल चीजों से एक्सपेरिमेंट है, तो भाई बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। क्या है सबसे पहले सावधानी में देखते हैं, पहला नंबर, तार में अधिक देर तक धारा प्रवाहित तो नहीं करना चाहिए, अन्यथा तार गर्म हो जाएगा और प्रतिरोध बदल जाएगा। तार गर्म हो जाएगा तो प्रतिरोध बदल जाएगा, इसलिए तार में अधिक देर तक धारा नहीं प्रवाहित करनी चाहिए। इसीलिए लेक्लांसे सेल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लेक्लांसे सेल से धारा बहुत सुगम और सरल तरीके से प्रवाहित होती है। नहीं इकट्ठे सेल में लगा धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होने लगी, नहीं, लेक्लांसे सेल से धीरे धीरे धारा प्रवाहित होती है, तो इसलिए बहुत देर तक धारा प्रवाहित तो नहीं करनी चाहिए। दूसरी सावधानी, प्रतिरोध बॉक्स में से इतना प्रतिरोध आर निकालते हैं कि शून्य विक्षेप स्थिति तार के लगभग मध्य में हो, तब प्रतिशत त्रुटि सबसे कम होगी। मतलब इतने ओम का प्रतिरोध निकालो, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, या नहीं कि 100 ओम का प्रतिरोध निकाल लो। 100 ओम का प्रतिरोध निकाल लोगे तो ये जो प्रतिरोध बॉक्स है, बच्चों, ये अब यहां मध्य में तार के न प्राप्त होकर पता लगे कहीं यहां पर प्राप्त हो रही है शून्य विक्षेप, कहीं यहां पर शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तब तो फिर आपका प्रयोग करना गलत होगा, प्रतिशत त्रुटि ज्यादा हो जाएगी, फिर प्रतिशत त्रुटि ज्यादा हो जाएगी, इस बात का याद रखना। तीसरा पॉइंट, विसर्पी कुंजी मतलब सर्पी कुंजी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, यानी एकदम कसे दे रहे हैं उसमें, तार में रगड़ कर नहीं चलाएंगे, क्योंकि रगड़ कर चलाएंगे ना तो उसका व्यास कम हो जाएगा, घिस जाएगा, व्यास उसका कम हो जाएगा, बहुत पतला होता है वो, व्यास का मतलब समझ रहे हो ना, उसका तार का जो अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना वो कम हो जाएगा तो प्रतिरोध बदल जाएगा। सर्पी कुंजी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा तार की मोटाई सभी स्थानों पर समान नहीं रहेगी, सभी स्थानों पर मोटाई समान नहीं रहेगी, तो मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि प्रतिरोध बदल जाएगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि प्रतिरोध बदल जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आ गया विभव मापी, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। विभव मापी भी यंत्र से हम विभव की गणना करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, आज के लिए इतना ही। सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज की क्लास में हम सभी ने जो चीजें सीखी आज आपको समझ में आया होगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था, जो भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था पी क्यू आर एस को बस एक जैसा बना लेना है और वो मैच करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो एक बार फिर से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, मतलब कल की क्लास में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते रहिए। इसके बाद विभव मापी के पर और विभव मापी के अनुप्रयोग 2 दिन बस लेक्चर चलना है। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फार्मूला सीट बना करके बढ़िया से एक दिन पूरे फार्मूले डिस्कस करेंगे, फिर 1 शॉट वीडियो भी डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे। तो प्यारे बच्चों बने रहिएगा क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।